गुड मॉर्निंग, दिस इज अंबिका दास और आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 सिलेबस के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोर्शन के एक नया टॉपिक जिसका नाम है गॉस लॉ। गॉस लॉ क्लास 12 के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज का ये वीडियो के एंड तक अगर आप देखेंगे तो क्लास 12 के एग्जाम्स में जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस आता है 5 मार्क्स के लिए, वो अचीव करना आपका श्योर हो जाएगा, क्योंकि वेरी वेरी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में से गॉस लॉ एक क्वेश्चन है। और इसके साथ साथ हम लोग गॉस लॉ को प्रूव करेंगे, डिड्यूस करेंगे बाय यूजिंग द कूलम्ब्स लॉ। कैसे कूलम्ब्स लॉ का इस्तेमाल करते हुए हम लोग गॉस लॉ का इस्तेमाल प्रूव करेंगे, यानी कि हम लोग आज जानेंगे कूलम्ब्स लॉ और गॉस लॉ में क्या रिलेशनशिप है, ये भी पता चल जाएगा एंड दोनों को एक दूसरे से प्रूव भी कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरे एंड तक देखिए और जानिए कि गॉस लॉ क्या है, कैसे हम लोग इसका यूज कर सकते हैं आगे के चैप्टर्स में। सो लेट्स मूव ऑन टू आवर न्यू टॉपिक गॉस लॉ। तो ये है हमारा टॉपिक गॉस थ्योरम और गॉस लॉ। ये थ्योरम कहता है कि द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोइड सरफेस एस इन फ्री स्पेस इज इक्वल टू इप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज क्यू एनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस। यानी कि यहाँ पर हमें ये थ्योरम हेल्प करता है टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोइड सरफेस। क्लोइड सरफेस यानी कि सरफेस क्लोज होगा जिसका सरफेस एरिया को यहाँ एस कंसिडर किया गया है, और उस क्लोइड सरफेस के अंदर में चार्ज क्यू होना चाहिए। देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जैसा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हमने पहले डिफाइन किया था, विच इज इक्वल टू क्यू बाई इप्सिलॉन नॉट अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम। यहाँ पर कहा गया है कि फाई इक्वल टू 1 बाई इप्सिलॉन नॉट टाइम्स इनटू क्यू, दैट मीन्स फाई इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई इप्सिलॉन नॉट, जहाँ पर क्यू क्या है, क्यू है टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस एस। डायग्राम में आप देख पा रहे हैं एस सरफेस में चार्ज क्यू इनक्लोज्ड किया गया है, एंड इप्सिलॉन नॉट क्या है, ये है रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम। सो लेट्स प्रूव दिस थ्योरम। हम लोग एक डायग्राम बनाते हैं जिसका सेंटर ओ में एक पॉजिटिव चार्ज क्यू को रखा गया है और उसके आर डिस्टेंस में सम पॉइंट पी है, जहां पर सपोज कि हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट करना है। सो let us take R as radius and draw a spherical surface. ये सरफेस कैसा होगा? दिस इज एब्सोल्युटली एन इमेजिनरी सरफेस, और इस सरफेस को हम लोग कहेंगे क्या? गॉसियन सरफेस। क्या कहेंगे? गॉसियन सरफेस। ये एक इमेजिनरी सरफेस है, एक ऐसा सरफेस जो कि चार्ज को एनक्लोज्ड करता है। So let us consider an isolated point charge plus q placed at point O. Let surface S be a sphere of radius r around the charge plus q. Let us consider an elementary area vector ds normal to the sphere. Then electric flux through the area element is given by d phi equal to vector E dot ds vector equal to 1 by 4 pi epsilon naught q by r square r cap dot ds। जैसा कि हमने यहाँ पर कंसिडर किया एक एलिमेंट्री एरिया वेक्टर लिया, यानी कि पूरा का पूरा जो क्लोज सरफेस है उसका एक छोटा सा हिस्सा एलिमेंट्री एरिया लिया ds, और उसका वेक्टर लिया ds वेक्टर, जो कि उस स्फेयर पर नॉर्मल जाएगा एज इट इज शोन इन द फिगर में आप देख सकते हैं। और इस ds के डायरेक्शन में हम लोग r वेक्टर के डायरेक्शन को भी ले सकते हैं, जो कि r कैप से रिप्रेजेंट किया गया है। नाउ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द एरिया एलिमेंट, अब हमें ये ds एरिया के चलते ड्यू टू इस ds एरिया से कितना फ्लक्स पास कर रहा है, दैट इज d phi इक्वल टू e डॉट ds।
यहाँ की जैसे हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पढ़े हैं कि ये डॉट प्रोडक्ट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया वेक्टर का। अगेन ई का फॉर्मूला हमने अप्लाई किया 1/4π/Q/r²। आर क्यों हुआ भाई? क्योंकि जो पॉइंट हमने कंसिडर किया वो चार्ज प्लस क्यू से आर डिस्टेंस पर है। और इस वेक्टर का डायरेक्शन क्या है? रेडियस वेक्टर का डायरेक्शन है आर कैप से शो किया जा रहा है और डी एस का के साथ डॉट प्रोडक्ट होगा। सिंस R and ds are in the same direction as shown in the figure, so theta equal to 0 degree here. Therefore d phi equal to क्या होगा? 1/4π/Q/r² into ds। यहाँ बॉक्स पे आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला से हमने फाइंड किया जैसा कि कूलम्ब्स लॉ में होता है, इक्वल टू 1/4π/Q/r² into r cap, where r cap is unit vector along increasing r. So increasing r means r जैसे बढ़ रहा है यानी कि स्फीयर का सरकमफेरेंस के तरफ आगे की ओर। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर द एंटायर क्लोइड सरफेस हमें फाइंड करना था। तो हमें एक छोटा सा एलिमेंट्री वेक्टर के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स डी फाई तो कैलकुलेट कर लिया है, तो उससे हम लोग टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड करेंगे? वेरी सिंपल। हम लोग को पता है कि फाई अगर फाइंड करना है, डी फाई दिया हुआ है, तो हमें फाई फाइंड करने के लिए डी फाई को इंटीग्रेट करना होगा। तो लेट्स इंटीग्रेट डी फाई ओवर द क्लोइड सरफेस। तो इंटीग्रेशन के ऊपर में देखिएगा एक क्लोज यानी कि सर्कुलर साइन है। सो फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ दैट डी फाई। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी फाई इक्वल टू ई डॉट डी एस ओवर दैट इंटीग्रल, एंड ई के प्लेस में अब हम प्लेस करेंगे 1/4π/0 Q/r² ds। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि r डॉट डी एस का जो वैल्यू है वो ऑलरेडी डी एस होगा। हम लोग ये सिंपल डॉट प्रोडक्ट का रूल से जानते हैं कि r एक यूनिट फैक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, और ds के साथ जब डॉट प्रोडक्ट होगा दोनों सेम डायरेक्शन में वर्क कर रहा है तो उसका जो प्रोडक्ट होगा वो ds का इक्वल होगा। सो फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर द क्लोइड सरफेस 1/4π/0 Q/r² ds। तो इसमें से हम 1/4π/0 Q/r² ले लेंगे एंड इंटीग्रेशन ऑफ ds क्या होगा? ds रिप्रेजेंट करता है एक एलिमेंट्री पार्ट ऑफ द स्फीयर को, इसलिए जब हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो हमें मिलेगा सरफेस एरिया ऑफ द गॉसियन सरफेस। किसका? पूरा का पूरा जो गॉसियन सरफेस है उस गॉसियन सरफेस का सरफेस एरिया मिलेगा। और सरफेस एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस यानी कि स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है जी? तो ऑब्वियसली सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर होता है 4πr²। तो हम यहाँ पर 1/4π/0 Q/r² को मल्टीप्लाई कर देंगे 4πr² से, और जो कैंसिल होना है वो हो जाएगा। रेस्ट जो बच जाएगा वो होगा फाई इक्वल टू Q/ε0। और यही कहा गया था कि इसमें गॉस लॉ के स्टेटमेंट में क्या कहा गया था कि द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन थ्रू ओवर ए क्लोइड सरफेस in free space is equal to 1/ε0 times the net charge enclosed within it। तो ये एक्सप्रेशन प्रूव करता है गॉस लॉ या गॉस थ्योरम का। तो ये बेहद इंपॉर्टेंट थ्योरम है फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू इन क्लास 12 जैक सीबीएसई आईसीएसई चाहे किसी भी बोर्ड में क्यों ना हो। साथ ही ये बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर फर्दर स्टडिंग द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द सेकंड part of today's lesson, which is deduction of Coulomb's law from Gauss theorem, which is equally important for the 12th exams। तो अब हम लोग चलते हैं Coulomb's law का यूज करके कैसे गॉस थ्योरम को प्रूव कर सकते हैं। ये भी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में क्लास 12 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हम लोग लेट अस कंसीडर 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 सेपरेटेड बाय a distance r। जैसा हम लोग जानते हैं कूलम्स लॉ रिलेट करता है टू चार्जेज सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस। तो यहाँ पर हम लोग दो चार्ज लेंगे Q1 और Q2 और उनके बीच का डिस्टेंस लेंगे कितना? r डिस्टेंस लेंगे। तो एक चार्ज Q1 को हमने प्लेस किया है O में, दूसरा चार्ज Q2 को हमने प्लेस किया है P पॉइंट में। तो लेट अस ड्रॉ ए स्फीयर ऑफ रेडियस r एंड सेंटर O एज शोन इन फिगर। डायग्राम में जैसा बताया गया है O यानी कि जहाँ पर हमने प्लस Q1 चार्ज को प्लेस किया है उसको सेंटर मानते हुए और R को रेडियस मानते हुए एक स्फीयर ड्रॉ करते हैं।
और ये जो स्फीयर होगा यही हमारा गॉसियन सरफेस होगा। और इस गॉसियन सरफेस के सरकमफेरेंस में हमारा Q2 चार्ज प्लेस्ड है। तो यहाँ पर भी हमने एक Q2 चार्ज जहाँ पर है वहीं पर उसी का राउंड में एक हम लोग एलिमेंट्री एरिया वेक्टर लेते हैं। किससे रिप्रेजेंट करेंगे एरिया वेक्टर को? ds वेक्टर से। और देखते हैं ये ds वेक्टर का डायरेक्शन किधर होगा जी? एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलरली आउटवर्ड टू द सरफेस, तो बाहर की तरफ होगा, डायग्राम में आप देख पा रहे हैं। एंड पॉजिटिव चार्ज प्लस Q1 के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन, तो पॉजिटिव चार्ज ऑलवेज रिपेल करता, तो ये भी होगा आउटवर्ड डायरेक्शन में। तो डायग्राम में हम देख पा रहे हैं E एंड ds आर इन द सेम डायरेक्शन, यानी कि E और ds के बीच का जो एंगल होगा वो 0 डिग्री। सो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, 0 डिग्री हो गया तो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम हमें क्या मिलेगा, फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर द क्लोइड सरफेस ऑफ E, सरफेस होगा सरफेस इंटीग्रल, तो विच इज इक्वल टू Q1 बाई एप्सिलॉन नॉट। ये हमें गॉस थ्योरम ने कहा है, तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ओवर द क्लोइड सरफेस E ds कॉस थीटा के प्लेस में यहाँ पुट करेंगे कॉस 0 विच इज इक्वल टू Q1 बाई एप्सिलॉन नॉट। नाउ कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है, तो E इंटू इंटीग्रेशन ओवर द क्लोइड सरफेस ds इक्वल टू हो जाएगा Q1 बाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ Q1 क्यों आया, क्यों यहाँ पर चार्ज Q के बदले में क्या दिया हुआ है, Q1 दिया है जो कि सेंटर में है। अब इंटीग्रेशन ऑफ ds क्या होगा, ds क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ds रिप्रेजेंट करता है एलिमेंट्री एरिया वेक्टर को। ये एलिमेंट्री एरिया वेक्टर किसका हिस्सा है, ये गॉसियन सरफेस का हिस्सा है। गॉसियन सरफेस का क्या शेप है, स्फेरिकल शेप है। स्फेयर का सरफेस एरिया क्या होता है, 4πr² होता है। तो ये होगा E इंटू 4πr² इक्वल टू Q1 बाई एप्सिलॉन नॉट। तो E इक्वल टू क्या मिलेगा जी, E इक्वल टू हो जाएगा 1/4πr Q1 बाई r²। तो इस तरह से हम लोग P पॉइंट जहाँ पर Q2 चार्ज को प्लेस किया गया है वहाँ पर Q1 के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड फाइंड किया। कितना आया, इक्वल टू 1/4πr Q1 बाई r²। ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P वेयर चार्ज Q2 इज प्लेस्ड ड्यू टू द चार्ज प्लस Q1 प्लेस्ड एट द सेंटर O। इज इट क्लियर? यस इट इज क्लियर। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन किधर होगा, ये डायरेक्शन होगा अवे फ्रॉम द चार्ज Q1, यानी कि ये रिपेल करेगा Q2 चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के डायरेक्शन में, जो कि ds के डायरेक्शन में होगा। तो हेंस फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय Q2 चार्जेज, क्योंकि हमें पता है कि किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर किसी चार्ज को प्लेस करते हैं तो उस पर एक फोर्स लगता है। तो Q2 चार्ज कहाँ पर प्लेस्ड है, P पॉइंट में, जहाँ पर फील्ड है कितना, जिसका इंटेंसिटी E है। तो इस पर एक फोर्स लगेगा F इक्वल टू चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। कितना चार्ज प्लेस किया गया, Q2 चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, E है। तो Q2 इंटू E इक्वल टू क्या मिला है, 1/4πr Q1 बाई r²। तो ये अगर हम सोल्व करते तो क्या मिलेगा, F इक्वल टू 1/4πr Q1 Q2 बाई r²। मिला ना कूलम्स लॉ में फोर्स का जो मैग्नीट्यूड था, यही है ना, विच इज मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर कूलम्स लॉ। यही कहा गया था कि द electrostatic force between two charges Q1 and Q2 separated by distance r equals k times means 1/4πr times the product of the two charges Q1 and Q2 and inversely proportional to the square of the distance between them. So इस तरह से हम कूलम्स लॉ को डिराइव कर सकते हैं बाय यूजिंग गॉस लॉ, है कि नहीं। तो हमने इस तरह से कूलम्स लॉ का यूज़ करके गॉस थ्योरम का प्रूव किया। तो आज हमने क्या क्या सीखा, आज हमने जाना कि गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है। गॉस थ्योरम क्या कहता है कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू 1/ε टाइम्स द नेट चार्ज, यानी कि फाई इक्वल टू Q टाइम्स Q बाई ε E। और क्या किया, इस कूलम्स लॉ का इस्तेमाल करके हमने गॉस लॉ को प्रूव करने जाना। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। होपफुली ये टॉपिक आपको बहुत ही अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं समझ में आया होगा तो दोबारा इस वीडियो को देखिए, लेकिन वीडियो को स्टार्टिंग टू एंड तक ज़रूर देखिए। और आप लोग कमेंट में ये नहीं बता रहे हैं कि ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है, मुझे आप लोगों से ये शिकायत है, तो प्लीज़ 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 मेरी शिकायत को दूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
और कमेंट में लिखिए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए और ये वीडियो आपको कैसा लगा। और अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स तक ज़रूर शेयर कीजिए। आगे हम अपना नया टॉपिक लेकर आएंगे और बहुत जल्द हम, मेरा प्रॉमिस है आप लोगों तक कि हम आप लोगों के साथ लाइव वीडियोज में मिलेंगे, लाइव क्लासेस हम लोग कंडक्ट करेंगे। तब तक कुछ टेक्निकल फॉल्ट्स के चलते अभी तक हम स्टार्ट नहीं कर पाए हैं। मुझे उम्मीद है कि मुझसे हुई इस देरी के लिए आप बुरा नहीं मानेंगे और इस चैनल को देखते फॉलो करते हुए रहेंगे। टिल देन बाय बाय।